हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड में चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, और हमने अपने लास्ट वीडियो में ये समझा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। तो हमने समझा था कि अकाउंटिंग बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन communicating its result to the users। अब आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में अकाउंटिंग के प्रोसेस को कि अकाउंटिंग का प्रोसेस होता कैसे है और कैसे हर कंपनी में ये किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी तरीके के पैसे के लेन देन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब कि इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल हम कहें राम हमारा एक कस्टमर है और राम ने हमें हमारे बिजनेस को ₹2000 दिए हैं। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कैश या इनकम हम कहें आया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसी स्टेप में हमने एक चीज़ और देखी कि राम ने हमारे बिजनेस में पैसे दिए, दैट इज वी हैव गेन समथिंग, हमारे को इनकम आया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया। प्लस में हमने ये भी देखा कि हमें किस अमाउंट का इनकम आया। क्या देखा हमने कि हमें किस अमाउंट का इनकम आया, दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हमारा एग्जैक्टली हुआ है, कितने हमारे पास इनकम आई है, कितने हमने एक्सपेंसेस किए हैं। वंस दिस इज डन, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो कि हमारा थर्ड स्टेप होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का बेसिक मतलब अभी के लिए हम इतना समझते हैं जिसमें कि हम अपनी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बनाते हैं, या आपने सुना होगा एक वर्ड जर्नल एंट्रीज को हम पास करते हैं। तो वो हम किस में करते हैं, हमारे थर्ड स्टेप दैट इज रिकॉर्डिंग। ये किस में की जाती है, ये हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में की जाती है। जर्नल हमारा 8 टाइप से बन सकता है। हमारे बिजनेस के पास ऑप्शन होता है या तो वो एक सिंगल जर्नल बना ले, या फिर इस तरीके से स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, जिसमें कि हमारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड हमारी जर्नल प्रॉपर आए। आई होप सो आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ रही होगी। इन स्पेशल बुक्स को और डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। देन नेक्स्ट कम्स द फोर्थ स्टेप दैट इज classifying. Now what is this classification? Classification is posting in the ledger, जिसमें कि जो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाई थी, इन एंट्रीज को अब हम लेजर्स में, लेजर्स की फॉर्म में स्पेसिफिक हर एक अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे सपोज हमने वहाँ पर अभी हमने एक ट्रांजैक्शन देखी थी कि राम ने हमारे बिजनेस में पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने यहाँ पे राम को एज अ हमारा डेटर समझा था, डेटर मीन्स वन हु हैज़ टू गिव अस द मनी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब जब हम यहाँ पर आएंगे क्लासिफिकेशन में, राम का एक अलग अकाउंट बनेगा और कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज डन इन दी
प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। इस क्लासिफिकेशन को हम किस में करते हैं, हमारी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। इसके बाद हमारा 5th स्टेप आता है, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हमने कल भी थोड़ा बहुत समझा था कि क्या होता है। समराइजिंग में हमारी 3 चीज़ें आती है, 1 इज द ट्रायल बैलेंस, देन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन इज द बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज योर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी हमने इन तीनों के मिक्सचर को हम बेसिकली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब जब हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं, उसके बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है कि हमारे बिजनेस ने एग्जैक्टली कितने प्रॉफिट्स अर्न करे या कितने लॉसेस अर्न करे, किस टाइप के प्रॉफिट थे, उनके क्या रीजंस रहे होंगे, और हमें आगे क्या डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स और बढ़े या फिर हमारे लॉसेस आगे आने वाले नियर फ्यूचर में ना हो। वंस दिस होल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज एवरीथिंग इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, उसके बाद हमने कल बहुत अच्छे से समझा था कि हमारे जो भी रिजल्ट्स होते हैं हम अपने यूज़र्स के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही 31 मार्च को हमारे एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमारी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाती है, उसके थोड़े टाइम के बाद एक बिजनेस को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो डिस्क्लोज करनी होती है टू द पब्लिक, स्पेशली वंस दोज हु आर डीलिंग इन द स्टॉक्स। वाई? सो दैट देयर यूजर्स मे कम टू नो कि उनकी कंपनी में एक्चुअल में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड ये कब कंप्लीट हुई? एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद फिर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये सेम स्टेप दोहराए जाएंगे। फिर से आप एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर से आप उसे मेजर करेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग होगी, फिर से क्लासिफाइंग होगी, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग हमारा एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है, हर बिजनेस इसको कैरी आउट करता है इसी सेम तरीके से। और अगर इसमें से एक भी स्टेप को अगर हम माइनस करने का सोचें तो हमारी वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम देखेंगे कि एक बिजनेस के लिए ये अकाउंटिंग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अगर एक बिजनेस अकाउंटिंग ना भी करे तो भी तो इसका काम चल सकता है या नहीं, तो सबसे पहले समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, उसके फाइनेंशियल अकाउंट से मिलेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए श्याम यहाँ पे हमारा एक बिजनेसमैन है, या कहिए बिजनेस मैन ही है हमारा, या और ओनर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका एक बिजनेस है। अब साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, शाम से पूछा गया कि आपने कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे या फिर आपको किसी तरीके के लॉसेस हुए। अब शाम इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे बता पाएगा कि उसके बिजनेस ने प्रॉफिट्स किए हैं या लॉसेस किए हैं? तो वो किसके हेल्प से कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। अगर उसने पूरे साल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की होंगी, प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, तो वो अच्छे से बता सकता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। अब असिस्टेंस टू मैनेजमेंट कैसे करेगा? सपोज करते हैं
यहाँ पे हम इसको समझते हैं। श्याम की ही कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब उसके मैनेजमेंट को पता चल रहा है कि हमारी कंपनी ने 2024 में तो प्रॉफिट अर्न करे थे, सपोज करते हैं हम 2 लाख रुपीज। फिर 2025 में देखते हैं फिर से प्रॉफिट्स ही अर्न करे, बट यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट्स हो गए वो 1.5 लाख हो गए। अब मैनेजमेंट परेशान है कि ये प्रॉफिट्स तो हुए, बट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डिक्रीज इन प्रॉफिट्स हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज इन प्रॉफिट्स हुआ। तो नाउ द मैनेजमेंट हैज़ टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द सेम, कि ये हुआ ही क्यों, वाई देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट्स में डिक्रीज क्यों हो रहा है। अब दैट माइट बी बिकॉज ऑफ कि हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी हो सकता है कि हमारी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई हो, या लेबर सही से वर्क ना कर रही हो। ठीक है, तो कुछ भी इसके हमारे एक्सेट्रा रीजंस हो सकते हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके या वो डिसीजन ले सके आगे के लिए कि कैसे वो अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वो बेसिकली स्टेप्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आते हैं हम रिप्लेसेस द मेमोरी। वंस यू आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की थी। सपोज करते हैं, हम यहाँ पे इसको समझने का एक बार ट्राई करते हैं फिर से। राम, जो कि हमने जिसका एग्जाम्पल लिया था, जो कि हमारा डेटर था, वो श्याम से कहता है दैट आई हैव ऑलरेडी पेड यू ₹5,000। हमने अभी क्या समझा था कि राम ने क्या बोला, राम ने कितने दिए थे, वैसे 2,000 रुपीज़ जो थे दिए थे शाम को, बट अब वो क्या कह रहा है शाम को कि मैंने तुम्हें कितने दिए थे, 5,000 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, और लेट्स सपोज कीजिए कि शाम ने इस केस में किसी भी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, राम विल बी इन अ पोजिशन टू फूल शाम। ओके, तो अगर यही हमारे इसके शाम के पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड होंगी प्रॉपर तरीके से, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है एंड कंक्लूड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि नहीं, मेरे को पैसे सिर्फ 2,000 रुपीज़ ही रिसीव हुए थे एंड 3,000 रुपीज़ आर स्टिल पेंडिंग। होप सो आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पे इस केस में ऑब्वियसली शाम को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिजनेस के पास सिर्फ एक डेटर या एक क्रेडिटर नहीं होता, दे हैव many debtors, many creditors, so it helps them to replace the memory and they do have a written record of it as well as. Next, facilitates the comparative study. अब अकाउंटिंग हमारे को कंपैरेटिव स्टडी भी करवा सकती है। हाउ, इसको हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे बिजनेस ने क्या इंटरप्रेट कर रहा है, या हमारे बिजनेस ने क्या देखा कि इस साल तो हमारे प्रॉफिट 1.5 लाख हुए हैं। नाउ लेट्स चेक या लेट्स कंपेयर इट विथ लास्ट, और हम कह सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है। तो जब उसने अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से देखा तो उसने क्या देखा कि अच्छा लास्ट ईयर तो हमने 2 लाख रुपीज अर्न किए थे एज द प्रॉफिट, बट इस बार हमने क्या किया 1.5 लाख। तो वहीं से ही इसी कंपैरेटिव स्टडी से ही बिजनेस को पता चला कि देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट तो बाद में आया, लेकिन पहले क्या किया हमने, उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करी कि हमारे लास्ट ईयर प्रॉफिट्स कितने थे, हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स कितने थे, और हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट्स लोन। हाउ, आप सबको पता होगा जब भी हम किसी भी टाइप के बैंक के पास जाते हैं तो बैंक्स हमसे किसी तरीके का, हम ओबियसली बैंक्स हमें नहीं जानते, तो बैंक्स हमसे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए आइदर हमसे हमारी इनकम्स पूछेंगे, हमसे एसेट्स पूछेंगे हमारे कितने हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एक इंडिविजुअल की बात, लेकिन जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कहाँ से पता चलेगी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट, इसको हम समझ सकते हैं सेम इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे लेकर के चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब श्याम ने राम को बताया कि यू हैव नॉट पेड माई मनी, अब यहां 6 केस में श्याम ने क्या क्लेम किया है, श्याम क्लेम ऑन राम that you have not paid my money, and राम कह रहा है I have already paid। समझ रहे हैं आप? तो अब इसका हल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए श्याम कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, और दे बोथ कैन गो टू कोर्ट, जहां पर श्याम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज एन एविडेंस यूज कर सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि अगर श्याम को सपोज उसके पैसे नहीं मिलते हैं राम से, तो ही कैन गो टू द कोर्ट एंड ही कैन क्लेम हिज मनी देयर कि ऐसे ऐसे मेरे एक डेटर ने मुझे पैसे नहीं दे रहा है या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है दिखा सकता है एज अ एविडेंस। ठीक है, अगर उस टाइम पे किसी तरीके की रिसिप्ट बनाई होगी, किसी तरीके की एंट्रीज हुई होगी, सो ऑल दैट कैन बी यूज इन द कोर्ट एज अ एविडेंस। तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एविडेंस के रूप में भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से कंपनी में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कई बार कंपनी में गबन होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो सब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता कर सकते हैं, उनको हम एज एन एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ अ बिजनेस, कि एक बिजनेस की सेल्स में भी एक हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हेल्प करती है। अभी आप एक आने वाले टाइम में क्लास 12th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गुडविल का भी, जो कि इससे ही कुछ कुछ रिलेटेड है। तो हम क्या कहते हैं कि एक बिजनेस की सेल्स में हेल्प करता है। कैसे? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक बिजनेस की
वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि उस बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, क्या गुडविल है, समझ रहे हैं आप। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द परचेजिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस, कि मैं अपना बिजनेस कितने में बेचूं या मैं उस पर्टिकुलर इंसान का बिजनेस कितने में खरीदूं। ठीक है, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कैसे, ऑब्वियसली सपोज करते हैं एक बिजनेस है जिसमें मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है और मिस्टर बी है। हमारे मिस्टर ए को हम एक वर्किंग पार्टनर मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी हम कह सकते हैं जो कि वंस इन अ वाइल आते हैं, और सी जो है वो कहीं अब्रॉड में रहते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और डी भी हमारे वर्किंग पार्टनर है ना। सिंस ए और डी हमारे वर्किंग पार्टनर हैं तो उन्हें बिजनेस की पोजीशन या कहीं फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होगा। बट द वंस हु आर नॉट हेयर, जैसे कि बी, जैसे कि पार्टनर सी, तो उनको बिजनेस के बारे में कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, जो उनको शेयर दिया जा रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड, जो उन्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, क्या वो सही है भी कि नहीं है, क्या वो फेयर है भी कि नहीं है, या कहीं ए और डी कुछ मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अगेन चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनी ने एक्चुअल कितना प्रॉफिट किया है एंड वेदर दे आर गेटिंग द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ शेयर और नॉट। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें कि हमने कुछ 8 पॉइंट्स पढ़े हैं। द नंबर 1 इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, सेकेंड इज असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, थर्ड रिप्लेसेस मेमोरी, फोर्थ फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फिफ्थ facilitates loan, sixth evidence in court, seventh facilitates the sale of a business, and eighth helpful in partnership accounts। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और आज के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सिमिलरली हमारी अकाउंटिंग भी फुली परफेक्ट नहीं है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो समझते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस को। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, जो जस्ट अभी मैंने एक लाइन बोली आपको वही इसमें लिखी है, दैट अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हमारी अकाउंटिंग कंप्लीटली एग्जैक्ट है ही नहीं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में बहुत सारे या काफ़ी सारे हमारे एस्टिमेशंस देते हैं। हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारे एस्टिमेशंस के बेसिस पे भी काम किए जाते हैं, जैसे कि प्रोविजंस बनाना, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कमीशंस। इस तरीके से हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं जो कि एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती। वी आर एज्यूमिंग कि अगर कभी हमारे किसी डेटर ने हमें पैसे नहीं दिए तो मैं इस प्रोविज़न को यूज़ करूँगी, बट इफ़ इनके सारे डेटर्स ने पैसे दे दिए फिर, या फिर हो सकता है कि मेरा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है 50,000 का है और मेरे को 60,000 डेटर्स की तरफ से नहीं आए, तो 10,000 तो फिर कम पड़ गए बिजनेस के लिए, राइट। तो ये एक एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है। सिमिलरली आगे आप पढ़ेंगे फिर से, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एक बिजनेस जब भी कोई भी फिक्स्ड एसेट लेता है
तो उसकी यूज़फुल लाइफ को एक एस्टिमेशन करता है, एस्टिमेट करता है कि कितनी उसकी लाइफ होगी उस एसेट की, जो कि अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस होता है. एंड वी नो दैट एस्टिमेशंस आर नॉट ऑलवेज फुली एग्जैक्ट एंड देयरफॉर अकाउंटिंग इज नॉट ऑल्सो फुली एग्जैक्ट. ओके, देन हम बात करते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. हम कहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग कई बार हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देती है. वाई? बिकॉज अकाउंटिंग is based on historical cost. हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाती है. आज बिजनेस की करंट वैल्यू या किसी भी एसेट की करंट वैल्यू क्या है, करंट कॉस्ट क्या है, उसको हम रियलाइज नहीं करते हैं, उसको हम नहीं अपनी अकाउंट्स में मेंटेन करते. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इट गिव्स अस अ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. सपोज करते हैं कि मैंने एक मशीन 50,000 में खरीदी थी, ठीक है, जिसको आज डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू 20,000 बची. बट ये तो होगी उसकी बुक वैल्यू. बट अगर मैं उसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो उसकी आज मार्केट में जो वैल्यू है वो 60,000 पहुंच चुकी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसको कंसिडर करूंगी, लेकिन हमारी खाली बुक वैल्यू को मैं कंसिडर करूंगी और उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करूंगी. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ये एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. देन कम्स नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. हमने फर्स्ट क्लास में ही समझा था दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. हमारे अकाउंटिंग में सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज व्हाई इट इग्नोर्स ऑल द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. यहाँ पे हमारे इग्नोर हो जाते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं हार्ड वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी. ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पूरी तरीके से इग्नोर होते हैं. इसकी किसी तरीके की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है. देन अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. इट इज समवट रिलेटेड टू पॉइंट 2. इसको हम समझते हैं कि बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग है वो मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है. जो चीज़ जिस कॉस्ट पे खरीदी गई वो उसी कॉस्ट पे आज भी चल रही है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे. हम उसमें किसी तरीके के चेंजेस नहीं करते हैं. और हम क्या मानते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस. अगर एक गुड मैंने कभी 50,000 रुपये का खरीदा था तो उसकी आज वैल्यू 50,000 नहीं है, या उस 50,000 की वैल्यू भी आज 50,000 नहीं है. जैसा कि आपने समझा होगा या कभी आपने अपनी मम्मी से या नानी से कभी सुना होगा कि हम कभी 10 रुपये लेकर के बाज़ार में जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें खरीद के आ जाते थे. चिप्स भी ले लेते थे, कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हम 10 रुपये से ख़रीद लेते थे. बट आज की अगर टाइम की बात करते हैं तो मैं 10 रुपये में हार्डेस्ट एक लेस का चिप्स का पैकेट या फिर एक चॉकलेट खरीद लूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस. जो मनी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, वो चेंज हो रही है. इसको और छोटे एग्जाम्पल से हम समझने का ट्राई करते हैं. सपोज कीजिए ₹1. अगर हम और पीछे 90s में जाएं तो हम देखते थे कि लोगों की सैलरी कितनी होती थी. कई बार ₹1, ₹2 ये लोगों की सैलरी होती थी. लोग चार्ज कितने लेते थे, कई बार डॉक्टर्स घर आते थे वो ₹1 ले रहे थे.
ठीक है, बट आज की डेट में आप अगर 1 रुपये किसी को भी दोगे तो 1 रुपये में आपका क्या आएगा? नथिंग, राइट? तो दिस इज नोन एज चेंज इन प्राइस लेवल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम समझते हैं, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आप समझिए क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हमारा मैनिपुलेशन अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करना सो दैट दे डू नॉट शो एग्जैक्ट और करेक्ट प्रॉफिट्स और लॉसेस। वो एग्जैक्ट और करेक्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को ना शो करे। और इससे हमारा एक और बिजनेस क्या फ़ायदा उठाता है, वो जो वाइटल फैक्ट्स होते हैं और हम कहेंगे किसी तरीके की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, उसको कंसील कर लेते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग का ये भी एक हमारा लिमिटेशन है कि अगर अकाउंटेंट चाहे तो वो अपनी स्टेटमेंट्स को इस तरीके से शो कर सकता है कि वो हमारे को एग्जैक्ट प्रॉफिट्स या लॉसेस ना दिखाए। ठीक है, तो इसके साथ हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी कंप्लीट होते हैं, जो कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, accounting ignores the effect of the price level change and accounting may lead to window dressing। तो इसके साथ हमने आज 3 टॉपिक्स कवर करे हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड देन द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सो आपको सब समझ आया होगा। एंड प्लीज़ जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।